नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। लगातार अब तक टाइम से कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम ऐसे लोगों को, ऐसे विभूतियों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिनसे समाज को बेहद ही सकारात्मक प्रेरणा मिल रही है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ताज़ा घटनाक्रम एपिसोड बताऊंगा बातचीत के अंदर, और आपको बता देते हैं आज हम चाय की चुस्की में बात करने वाले हैं कोरोना योद्धा से। आपने कोरोना योद्धा के बारे में काफ़ी सुना होगा और फ्रंट लाइंस के ऊपर आगे आकर काम करने वाले लोगों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आज आज मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूं वो हैं डॉक्टर नेत्रपाल रावल। फेमस डॉक्टर हैं और बड़ा ही सरल स्वभाव है उनका। मैंने आज तक, मुझे लगभग काफ़ी समय से मेरा डॉक्टर साहब से मिलना है, बट उनके चेहरे पर मैंने कभी भी गुस्सा नहीं देखा है। दोस्तों, जो कार्यक्रम है चाय की चुस्की, और चाय की चुस्की में चाय ना हो ऐसा ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि चाय की चुस्की ली नहीं है और हम लोग खबर दिखा दें, मज़ा नहीं आता। सीधी बात आज हम कोरोना योद्धा से करने वाले हैं और आपको बता देता हूँ ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में है, लेकिन आपको उन सवालों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। यही हमारा प्रयास रहेगा, आपको अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी हम आप तक पहुँचाएँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर रावल का अपने अब तक टाइम्स की चाय की चुस्की कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब आपका नमस्कार जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चाय की चुस्की ले ही लेते हैं एक बार। हाँ थैंक यू। दोस्तों, सुबह की शुरुआत अब तक टाइम्स के साथ सकारात्मक, एकदम से पॉजिटिव माहौल के अंदर जब आप घर से बाहर निकलेंगे, आपका पूरा दिन एकदम से गदगद रहने वाला है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं, आप काफ़ी लंबे समय से करनाल में सेवाएं दे रहे हैं, लोगों का उपचार कर रहे हैं, कैसा महसूस कैसा करते हैं करनाल के बारे में आप? देखिए, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। बेसिकली मैं पानीपत से बिलॉन्ग करता था, लेकिन मैं 10 साल पहले करनाल में शिफ्ट हुआ था यहाँ पे। जी। और मुझे करनाल में अभी 10 से 11 वर्ष हो चुके हैं। और तब से मैं यहाँ पे अपनी स्वास्थ्य के उसमें अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा शहर। और ये अब तो शहर मेरा अपना हो चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ की सेवा करने। डॉक्टर साहब, शहर आपका हो चुका है, लेकिन मैं जो आपको बात कहने वाला हूँ, आप यकीन मानिए, आप शहर के हो गए हैं। धन्यवाद, ये आपका बड़प्पन है पर ये मेरा काम है। और मैं पहले भी इसको अपनी पूरी मेहनत से निभाता आया हूँ और आगे भी इसको ऐसे करता रहूँगा। दोस्तों, आपको बता देते हैं डॉक्टर नेत्रपाल रावल। हम रावल, आज से रावल बोल रहे हैं, बट डॉक्टर नेत्रपाल से ही हम ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इनकी जो सेवाएं हैं, इनका काम करने का जो तरीका है, बड़ा गजब का, बेहद ही सटीक तरीका है। और आपको बताता हूँ इनकी खासियत क्या है। यदि कोई नॉर्मल परिवार से लोग आ जाते हैं, तब भी उनका सहयोग करने में आगे रहते हैं। आपको बताते हैं डॉक्टर साहब, कोरोना काल के अंदर, और जो मेरे पास जानकारी आई है, हरियाणा के अंदर आप केवल मात्र, मुझे लगता है दोस्तों, कि आपकी जो सेवाएं थी सबसे बेहतर रही हैं, और आपने काफ़ी मरीज जो थे कोरोना के, फ्रंट लाइन पर रहकर देखे। और मुझे याद है कि आपको मैंने पूरी पीपी किट के अंदर कई बार देखा। हाँ, अब की बार जो ये सेकंड वेव आई थी हमारे पास, पूरे ऑल ओवर इंडिया में रही है और ये काफ़ी घातक साबित हुई थी। और ये एक समय था और हर कोई जो हमारा चाहने वाला था, नज़दीक थे, परिवार था, रिलेशंस थे, आप जैसे भाई थे, सब यही कहते थे, डॉक्टर साहब ये तो काम बहुत रिस्की है। मैं सबको एक ही बात कहता था कि हर किसी को कोई ना कोई काम चूज़ करना पड़ता है और मैं यही कहता था कि मैंने इस चीज़ को चुना है, मैंने इस फ़ील्ड को चुना है, तो मुझे आगे तो आना ही पड़ेगा। तो वही एक रीज़न था कि मैं अपने पूरे स्टाफ़ को, अपने डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स को अपने साथ मोटिवेट करके चलता था कि हमें ही किसी न किसी को तो इस लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा, तो वो हम क्यों नहीं हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ को चुन ली है। इसलिए हम इसमें आगे रहे और अपनी पूरी सेवाएँ इसमें दी। डॉक्टर साहब, आपका मैं इन सेवाओं के लिए बेहद ही दिल से
आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो ये कोरोना चला है, कोरोना का ये म्यूटेशंस जिस तरह से हुआ, समाज के अंदर फर्स्ट लहर आई, उसके बाद सेकंड आई, लेकिन लोग अभी भी अवेयर नहीं है। दोस्तों ये बात कहने से पहले एक बात बता देता हूँ आपको, हम लोग पर्सनली घर पर बैठे हैं और बिल्कुल एकदम से स्वच्छ वातावरण के अंदर बैठे हैं, और ये मोटिवेशंस खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं आपके लिए और हमारे लिए और उन लोगों के लिए भी महत्व रखती है। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, ये फर्स्ट लहर, सेकंड लहर, उसके बाद थर्ड का प्रकोप बना हुआ और लोगों ने मास्क उठाकर हवा में उड़ा दिया है? देखिए, मैं अभी भी यही कहूँगा कि सेकंड वेव गई नहीं है। सबसे पहले तो लोगों को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि सेकंड वेव जा चुकी है। केसेस बहुत कम हो चुके हैं, पर ना के बराबर अभी नहीं हुए हैं, और कई सारे वेरिएंट केसेस दोबारा निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट वेव में हमने यही गलती की थी कि जैसे ही पहली लहर धीरे धीरे ख़त्म हुई थी, हमने सब कुछ छोड़ दिया था। हमने जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हमें एक लाइफस्टाइल को जीना चाहिए, उसको हम भूल चुके थे। मास्क नहीं लगाना, हाथ सैनिटाइज नहीं करना, भीड़ भाड़ वालों इलाकों में बार बार जाना, और हमें लगा था कि कोरोना जा चुका है। जबकि हमें पता था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेकंड वेव उस वक्त चल रही थी, और वहाँ से हमें अलर्ट रहना चाहिए था, सचेत रहना चाहिए था कि अगर सेकंड वेव वहाँ आई है तो आपके यहाँ भी दस्तक देगी, और उसका खामियाजा मेरे ख्याल से हमें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। मैं फिर इस बात को कहूँगा कि सेकंड वेव अभी नहीं गई है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि थर्ड वेव ज़रूर आएगी, क्योंकि सेकंड और थर्ड वेव में अभी वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल थोड़ा स्पीड अप हो चुका है। जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, जो वैक्सीनेशन की जो जो गति है वो काफ़ी बढ़ी है, और जितने ज़्यादा लोग इसमें वैक्सीनेट होते रहेंगे, उतने ही थर्ड वेव के आने के चांसेस कम हो जाएंगे। पर वैक्सीनेशन के साथ साथ जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, वो हमें सीखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं लोग ज़्यादातर इस चीज़ को भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब आपने वैक्सीनेशन की बात की है जो, और अभी भी बहुत से लोग हैं उनको लगता नहीं है कि हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और गुलूम्बर फैलाते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, हमारी इम्यूनिटी पावर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हम फिट हैं, फाइन हैं। तो ऐसे लोगों को आपको क्या लगता है कि जो मैसेज आप दें और वो अंदर उनके जहन में चला जाए और वो तुरंत वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि ये समाज के फ़ायदे की बात है? मुझे ऐसा लगता है सुखिजा जी, हमारी आज जो ये प्रातःकाल का जो वार्तालाप है ना, ये मेरा सफल हो जाएगा या हमारा सफल हो जाएगा अगर अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने करनाल वासियों को हम ये मैसेज देने में सफल हो पाए कि जो वैक्सीनेशन है वो कितना ज़रूरी है, और इसको लेके जो भ्रांतियां हमारे आसपास फैला दी गई हैं, उनसे हमें बचना ही पड़ेगा। बहुत सारी असामाजिक गतिविधियाँ ऐसी चलती रहती है हमारे आसपास कि इसको लेके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट इसके सामने बता दिए जाते हैं। इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके वो साइड इफ़ेक्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वैक्सीनेशन जो हो रहा है ये पूरी तरह सेफ़ है। बहुत सारे लोगों के मन का पहला सवाल ये बनता है कि फ़ोन आते रहते हैं हमारे पास कि कोवैक्सीन लगवाएं, कोविशील्ड लगवाएं, या कोई रशियन वैक्सीन भी आ रही है। हमने ये कहा है कि वैक्सीन लगभग सारी जो भी आ रही हैं सभी सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं, और जो भी आपको नज़दीकी सेंटर पे उपलब्ध है तो कृपया करके वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसकी वजह से हम जो थर्ड वेव है या तीसरी लहर से बच सकते हैं, जिससे हम अपने आप को, अपने परिवार को और पूरे समाज को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक जो मेरा प्रश्न जो काफ़ी गंभीर है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगाने का प्लान कर रहे हैं, दोस्तों उनसे निवेदन है कि वो अपने लिए बेशक मत लगवाएं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लिए ज़रूर। और समाज के लिए वैक्सीन जरूर कराएं। क्यों डॉक्टर साहब, क्या ये बात बिल्कुल कितनी इफेक्टिव रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाएंगे जिसको कि कोविड हो सकता है। जी जी। और अगर आपको कोविड होगा तो अपने आसपास उतना ही कोविड तेज़ी से फैलने का प्रकोप बना रहेगा। तो वैक्सीनेशन तो हर एक जन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन रेट हम अचीव कर पाएंगे, उतने ही चांसेस हमारी थर्ड वेव के कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब एक प्रश्न और है, आपने इतनी सेवा की है कोरोना काल के अंदर, और जो सबसे बड़ी बात हम आपसे करने जा रहे हैं कि बीच में आप भी एक बार कोरोना संक्रमित
हो गए थे, ऐसी मेरे पास जानकारी आई है। तो उस समय आपकी जो स्थिति थी, वो कैसी रही? देखिए, मेरे को फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में कुछ नहीं हुआ था। फर्स्ट वेव में क्या हुआ था, हल्का बुखार, जुकाम, खांसी हुआ था, जी, बट वो अननोटिस चला गया था। जी, क्या होता है कि जो ये कोरोना इन्फेक्शन है, ये हर इंसान के अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है, लेकिन हमें इसमें अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अलर्ट क्या रहना है, अब की बार हमें सेकंड वेव में एक नुकसान इस वजह से भी हुआ है, ये भी एक बड़ा कारण रहा है जी, कि हम देरी से अस्पताल पहुँचे। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में बहुत फ़र्क था। हमें ये लगा कि फर्स्ट वेव की तरह घर पे रह कि हर चीज़ का इलाज संभव है, नहीं। आपको अपने फिजिशियन से मिलना ज़रूर चाहिए। अगर आप पहले ही दिन से अपने नज़दीकी फिजिशियन के कॉन्टैक्ट में, संपर्क में आ जाते हैं, आगे भी, और सेकंड वेव की मैं बात करूँगा, जिन्होंने ऐसा किया है, तो उनके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हुआ है, मोर्टेलिटी बहुत कम हुई है। दिक्कत वहाँ ज़्यादा आई है कि हम कई दिन तक प्राथमिक उपचार हमें नहीं मिला और हम घर पर ही बुखार के साथ वेट करते रहे, और जब दूसरे हफ्ते में इसकी जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है और ये निमोनिया जो है फेफड़ों को पूरी तरह डैमेज कर देता है, बहुत सारे पेशेंट तब आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्ञान बस बहुत ज़रूरी है आमजन के लिए भी, किस चीज़ के लिए सचेत रहें। अगर किसी को भी बुखार है, जुकाम है, गला खराब है, खांसी है, सांस है, कमज़ोरी है, तो नज़दीकी फिजिशियन से मिलें ज़रूर, क्योंकि ज़्यादातर केसेस को सिंपल टैबलेट से घर पे ठीक किया जा सकता है समय रहते। हाँ, जिसमें कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो मरीज़ जिनको हमें एहतियात बरतनी है, जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, लिवर किडनी के पेशेंट्स हैं, वो मरीज़ जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे कि एग्ज़ैक्टली। डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको हमें कई बार ऑब्ज़र्वेशन में रखना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, बातें तो बड़ी गंभीर हैं और विषय भी बड़ा गंभीर है जिसको हम लोगों ने छेड़ दिया है। डॉक्टर साहब, मैं एक बिल्कुल अनछुए जो अनछुए पहलू हैं, उनको छूना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप बीच में एकदम हॉट स्पॉट में रहे अंदर, कोरोना जो पेशेंट थे उनके बीच में रहे। उसके बाद फिर आपका परिवार भी था। आपको वापस अपने परिवार में आना है, अपनी फैमिली के अंदर अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, घर के लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना है। किस तरह से आपने इतना कठिन समय निकाला? देखिए, कठिन था, और जहाँ परिवार की बात आ जाती है तो हम सभी सतर्क रहते हैं, डर भी लगता है, डर भी लगा था हमें भी, लेकिन हमने एहतियात बरती अपनी तरफ से। हमने फुल प्रोटेक्शन पीपी किट यूज़ करी, और जब भी हम वहाँ पे रहते थे तो हम 5-6 घंटे के लिए हम अंदर ही रहते थे, हम बीच में किसी और लोगों के संपर्क में नहीं आते थे। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे डॉक्टर्स भी शामिल हैं, और मेरी पूरी टीम, जिसमें कि नर्सिंग स्टाफ हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ है, जितने भी लोग थे सारे हम वहाँ पे रहते थे, और शिफ्टों में हम काम कर रहे थे हॉस्पिटल में। और उसके बाद ये प्रोटोकॉल था कि वहाँ से जब भी कोई निकलता था, तो पीपी किट को वहीं पे डिस्पोज़ करके, और वो, अगर कुछ लोग तो घर पे जा रहे थे, और घर पे भी कोशिश ये रखी जा रही थी कि उनको घर में एंटर करते ही अलग से कपड़े डिस्पोज़ होके, उनको पहले एक स्नान करते थे, और वो अलग से कपड़े चेंज कर सकते थे अपने। मतलब देखिए, इससे मैं ये नहीं कह सकता कि हम 100% सेफ़ हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये एहतियात हमें बरतनी पड़ी। परिवार से काफ़ी, बच्चों से काफ़ी टाइम के लिए हमें थोड़ा-सा दूरी बना के रखना पड़ा। भई इसी वजह से कि कहीं हमारे बुज़ुर्ग हैं घर में, फैमिली हैं, बच्चे हैं, वो इसकी चपेट में ना आ जाएँ। जी। तो यही सारी एहतियात है जो हमने सारी बरती, क्योंकि अब वहाँ खड़ा होना ज़रूरी था। अगर वहाँ नहीं खड़े होते तो अब की बार डर का माहौल ज़्यादा था, और उस डर का माहौल कम करने के लिए वहाँ मेरा जाना इसीलिए ज़रूरी था, क्योंकि जो मेरे डॉक्टर्स थे या मेरे जो स्टाफ थे, उनको कहीं न कहीं मोटिवेट मुझे करके वहाँ रखना था। अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो शायद उनके लिए भी मुश्किल होता, उन लोगों को सेवाएँ दे दे पाना अपना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। दोस्तों, यदि आप इस बात को थोड़ा-सा अपने दिमाग में घुमाकर सोचेंगे और इसी से प्रश्न निकालेंगे और उत्तर निकालेंगे। दोस्तों, आपको बताता हूँ थोड़ा-सा, डॉक्टर साहब, मैं इसको थोड़ा-सा ब्रीफ़ करने का मेरा मन है और वो मैं करने जा रहा हूँ। आप भी ध्यान से सुनना डॉक्टर साहब, कि हमारे देश के जो सैनिक हैं और वो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर रहते हैं, लेकिन उनके जो परिवार है, उनकी साँसें भी अटकी रहती है। डिफ़रेंस है ये। लेकिन दोस्तों, आपको बताता हूँ, जो डॉक्टर्स हैं कोरोना काल के अंदर, कोरोना से संक्रमित जो पेशेंट्स हैं, कोरोना से प्रभावित जो लोग हैं, उनके बीच में उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जब वो अपने परिवार में जाते हैं,
आप सोच सकते होंगे कितनी टेंशन क्रिएट होती है डॉक्टर साहब। डर का कोरोना योद्धा तो आपका पूरा ही परिवार है डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता था। बिल्कुल, इसमें मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया और किसी भी वक़्त ऐसा समय नहीं आया कि मेरे परिवार ने मुझे इस चीज़ के लिए मना किया हो या प्रेरित ना किया हो कि आप इस चीज़ के लिए ना जाएँ, आपका परिवार आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है। मैंने कहा कि देखो, अगर आपने जब सैनिक की बात की ही है, तो उन लोगों ने भी तो हमारे लिए एक चीज़ को चूज़ करके रखा हुआ जी। है। उन्होंने एक चुना है कि मुझे वहाँ पे खड़ा होना है। जी। मौत के मुँह में वो लोग खड़े हैं वहाँ पे हमारे, ताकि हमारे पूरा देश सुरक्षित रह सके। तो उनके परिवार को भी कहीं न कहीं संतोष करना पड़ता है कि अगर उन्होंने चूज़ किया है, चुना है उस काम को, तो उनको तो करना ही पड़ेगा और वो किसी न किसी को तो आगे आना ही आना पड़ेगा। ही पड़ेगा। तो यही मेरा फ़ील्ड था यहाँ पे इसमें डॉक्टर्स में, या मेरे जितने भी साथी थे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे इसमें हर वर्कर शामिल है कि अगर उन्होंने चूज़ किया है या मैंने इस चीज़ को चुना है, तो हमें तो आगे आना ही पड़ेगा और इसमें मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया। दोस्तों वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश का सैनिक जो हमारा रक्षक है, उनको सलूट है हमारा, क्योंकि वो वहाँ पर तैनात हैं और हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। और जब हम यहाँ सुरक्षित हैं, जब हमें यहाँ कुछ होता है, तब तब ये लोग, ध्यान से देखिए, डॉक्टर नेत्रपाल जैसे डॉक्टर्स, टोटली मेडिकल लाइन से जुड़े प्रत्येक डॉक्टर्स, प्रत्येक स्टाफ, उन्होंने लोगों की जान बचाने का बेहद ही सकारात्मक काम किया है। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मान लो कोविड का कोई पेशेंट आता है, तो आप उनको ट्रीटमेंट किस तरह से देते हैं? हमारे पास प्रश्न आते हैं लोगों के, लोग कहते हैं कि कोविड के अंदर आखिरकार ट्रीटमेंट है क्या? देखिए, कोविड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन पेशेंट्स को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिन पेशेंट्स के अंदर चेस्ट में इन्फेक्शन फैल चुका होता है। वो सीटी स्कैन से हमें पता चल जाता है मैं किस लेवल तक उसके अंदर फेफड़ों के अंदर निमोनिया जा चुका है। उस निमोनिया से बचाने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स भी आ चुकी हैं। बहुत सारी ड्रग्स ट्रायल में थी, वो भी यूज़ हुई हैं। ऑक्सीजन भी इसके अंदर यूज़ हुई हैं। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा जो मेरी चीज़ समझ में आई है अब की बार इस दूसरी लहर में, वो सबसे बड़ी बात थी एक डर का माहौल। पेशेंट फिज़िकली बीमार ज़रूर था, पर वो और उसका परिवार, पेशेंट और उसका पूरी फैमिली जो हमसे मिलती थी, वो मानसिक तौर पर बहुत डरे हुए थे, टूट चुके थे। जी, बिल्कुल, क्योंकि एक डर का माहौल बहुत ज़्यादा बिल्कुल, ज़रूरी बिल्कुल था। ठीक बात है ये डॉक्टर साहब। हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय पेशेंट के साथ और उनके अटेंडेंट के साथ इसलिए बिताना पड़ता था कि उनके अच्छे इलाज के साथ-साथ हम उनको मानसिक तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार कर पाएँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगातार हमें उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती थी कि घबराएँ मत, हम और हमारी टीम आपके साथ खड़ी है और इस मुश्किल भरे वक़्त में हम आपको बाहर निकालने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही है जो मुझे लगता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। दोस्तों ये वाक़ई में इलाज तो करना एक तरीका वाला होता है, लेकिन जो मेंटली इलाज होता है, वो बेहद ही ज़रूरी है किसी भी पेशेंट के साथ। यदि आपने उसको माहौल, अच्छा माहौल दे दिया, सकारात्मक माहौल दे दिया और आपने उस पेशेंट के माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर दिया, उसके दिमाग के अंदर आपने दूसरी बातें डाल दी, जैसे कि काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे थे कि कहीं डांस हो रहा है, कहीं सत्संग चल रहा है, कहीं योगा चल रहा है। तो इस तरह के एंटरटेनमेंट्स कार्यक्रम जो बीच में लिए हैं, इनका भी काफ़ी बड़ा महत्व रहा है। हाँ, बिल्कुल रहता है। मरीज़ को अगर आप एक घर जैसा माहौल दे दें, अगर एक घर जैसा माहौल दें, उसके आस-पास आपका नर्सिंग स्टाफ इतना कोऑपरेटिव हो, जो उनसे हँस के मिल के बात करे और जो डॉक्टर्स हैं, उनसे हँसे, मिले, बात करे और एक एक हल्का माहौल उनके आस-पास बना दें, तो पेशेंट का काफ़ी हद तक मानसिक तनाव कम हो जाता है। और कहीं न कहीं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में इस चीज़ का अहम रोल रहा है अब की बार, कि अगर मेंटली जो पेशेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, उनकी रिकवरी रेट भी फ़ास्ट हुआ है अब की बार। जी। डॉक्टर साहब, कोरोना के साथ जो स्टेरॉइड्स दिए गए हैं डॉक्टरों के द्वारा, और जो हमारे पास जानकारी आ रही है, यदि हम कि प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर गवर्नमेंट सेक्टर्स में चले जाएं, तो पेशेंट्स का जो मामला बिगड़ा और बहुत बड़ी बातें खुल के आ रही कि स्टीरॉयड से ही ब्लैक फंगस हो गया, और आज ब्लैक फंगस भी बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुका है। तो आपको क्या लगता है कि ये ब्लैक फंगस का जन्म कैसे हुआ, क्या सिस्टम था ये? सॉरी। तो ये कैसे ब्लैक फंगस के जो रोगी इस समय हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आम जन का ये भ्रम दूर करना चाहता हूँ कि ब्लैक फंगस कोई ऐसी फंगस है जो पहली बार उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं है। इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं और ये जो फंगस है बहुत समय से
ये जो बीमारी है पहले भी थी, पहले इसके लेकिन केसेस एक आध ही साल में देखने को मिलते थे। और रही खाली स्टीरॉयड की बात, तो खाली स्टीरॉयड की वजह से हम इस चीज़ को नहीं निर्धारित कर सकते, क्योंकि जो निमोनिया के पेशेंट हैं, जो सांस के रोगी हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत हैं, बहुत ज़्यादा पहले से। और सालों दर सालों स्टीरॉयड्स जो हैं पहले भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं इन पेशेंट्स के अंदर। तो खाली स्टीरॉयड्स की वजह से ब्लैक फंगस हुई है ये कहना ठीक नहीं रहेगा। ब्लैक फंगस के केसेस जो हमारे यहाँ पे डिटेक्ट हुए या कहीं पे भी डिटेक्ट हुए, उस पे अभी स्टडी भी चल रही है। इसका जो सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है, एक तो ये जो म्यूटेटेड वायरस अब की बार आया था, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाया जा रहा है कि ये इम्यूनिटी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है इतनी कम कर देता है कि ये फंगस वहाँ पे ग्रो कर जाती है। और ये खासकर उन मरीजों को ज़्यादा अपनी चपेट में लेगा जिनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता पहले ही कम है, जैसे कि शुगर के पेशेंट। ज़्यादातर शुगर के पेशेंट हैं जिनको ब्लैक फंगस हुई है। हमें शुरू से समझाया गया है, आमजन को भी, सबको भी, कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको सचेत रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। स्टीरॉयड्स एक लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में सामने आई थी। अगर इतनी सारी जानें बची हैं तो स्टीरॉयड की वजह से ही बची हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जो स्टीरॉयड्स है ये डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं उसको, दो धारी तलवार है कि एक तरफ इसका फ़ायदा, दूसरी तरफ नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इसने बहुत सारी जानें बचाई भी हैं। हाँ, स्टीरॉयड का वहाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर रहेगा कि ये इम्यूनिटी थोड़ा वीक कर देता है। उन पेशेंट्स की वीक करेगा जहाँ डायबिटीज़ हैं, जो पहले किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका लीवर किडनी पहले से कमज़ोर है, जो पहले से बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उनके अंदर स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट आएंगे और उनके अंदर ब्लैक फंगस ग्रो करने का रहेगा। पर मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस यही निकल के आ रहा है कि ये म्यूटेटेड वायरस जो आया था ये बहुत घातक साबित हुआ, ये इसकी वजह से है। और दूसरा, डायबिटिक पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक थी, उनके अंदर ब्लैक फंगस ने आपको अपनी चपेट में लिया है। डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस तो ये भी आ गया बीच में। आपको लगता है कि कोविड की वजह से और कितनी बीमारियां जन्म ले चुकी हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद और सेकंड वेव के बाद हम अपनी ओपीडी में रूटीन में आजकल हम आ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लगभग केसेस जा चुके हैं, बहुत कम केसेस हैं अभी, हमने रूटीन ओपीडी शुरू कर दी है और हमारे पास पोस्ट कोविड जो पेशेंट रिकवर होके जा चुके थे वो आ रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां फिजिकल और मानसिक तौर पर सामने निकल के आ रही हैं। इसके दो एस्पेक्ट हैं कि लंबे समय तक अगर किसी का फेफड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ है निमोनिया की वजह से, लंग्स ज़्यादा डैमेज हुए हैं, उनकी फेफड़े जो हैं फाइब्रोसिस में चले जाते हैं। ये वो मरीज़ हैं जो बहुत लंबे समय तक बीमार रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन चलने में सांस चढ़ना या थकान होना, वीकनेस होना, ये समस्या इनको बनी रहेगी, जो कि समय के रहते धीरे धीरे जाएगी। दूसरी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। अनियमित हमारी जैसे जो हार्ट रेट होती है, दिल की धड़कन है, वो बहुत इर्रेगुलर चल रही है, किसी की बहुत फास्ट चल रही है। बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब सब ठीक हो चुका है लेकिन ये दिल की धड़कन कंट्रोल में नहीं आ रही, ये भी एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है। मानसिक तौर पर मैं बात करूँ तो बहुत सारे पेशेंट को अभी भी एक तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, डिप्रेशन में चले जाना, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी निकल कर हमारे सामने आ रहे हैं। तो जो इस वायरस का दुष्प्रभाव है खाली हमारे फेफड़ों पर नहीं है, पूरे शरीर के ऊपर है। पर इसमें मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगा अपने करनाल वासियों को कि जो भी पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, जो रिकवर हो चुके हैं, किसी को भी अगर हल्की प्रॉब्लम है तो नज़दीकी अपने फिजिशियन से कांटेक्ट में रहें, क्योंकि इन समस्याओं से आपको निजात दिलाने में वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे और देर सवेर ये प्रॉब्लम्स जो हैं दूर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये कोविड का जो ये पूरा का पूरा जो चल रहा है सिस्टम, हम लोगों ने खुद भी महसूस किया दोस्तों कि हम लोग जब कवरेज करते थे या किसी साइट पर जाकर कवरेज कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब कम बोलने के अंदर ही हमें भी बड़े सांस चढ़ जाते थे, हमें भी बीच बीच में कोल्ड हो जाता था, बीच बीच में टेम्परेचर हो जाता था। लेकिन हम लोगों ने भी आप जैसे जो विभूतियाँ हैं उनसे प्रेरणा लेकर और भी मोटिवेशन जहाँ से हमें मिला है वो लेकर हमने अपने आप को मैनेज किया है और आज थोड़ा लगता है कि आज थोड़ा सांस कम चढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो बेसिकली लंग्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट है? यस, इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव लंग्स के ऊपर ही रहता है हमारा। और लेकिन फिर मैं इसको कहूँगा कि अगर इसको जितना समय रहते, हमने एक चीज़ नोटिस करी है इसके अंदर, ये जितना घातक साबित होता है, अगर समय रहते बहुत जल्द अगर इसका ट्रीटमेंट उपचार कर लिया जाए तो ये बीमारी उतनी ही आसान भी हो जाती है। और समय रहते रहते हम
हम हर सोसाइटी में अपने समाज को ये बोलते रहे हैं कि चिंता ना करें, घबराएं नहीं। अगर आप समय रहते इस चीज़ का इलाज करा लेंगे तो ये बड़ी बीमारी साबित नहीं होगी। दिक्कत वहीं आ जाती है जहां हम थोड़ी देर कर देते हैं, और इसका जो संक्रमण है अगर हमारे पूरे फेफड़ों को चपेट में ले लेता है, वहां पे सिचुएशन ऐसी राइज करती है कि कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, एक दिल को छूने वाला सवाल दिमाग में आया। डॉक्टर साहब, इतना बीच में घुस के काम करना, मतलब कि आग के अंदर रह के काम करना, आप कभी भावुक हुए इस विषय को लेकर? घबराहट हुई हो मन के अंदर, फिर उसके बाद आप भावुक हो गए हो, परिवार के लोगों का रिएक्शंस क्या रहा है? ये जो अंदर की बात है, एक बार वो बाहर आनी चाहिए। देखिए, मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि मैं भावुक हुआ और कई बार हुआ। अपने काम को लेकर नहीं हुआ। मैंने क्या चीज़ देखी अब की बार कि सेकंड वेव में जो एक डर का माहौल था, हमने बहुत सारी ऐसी महामारियाँ देखी हैं पास्ट में भी, जैसे डेंगू फीवर की भी एक आई थी, मलेरिया फीवर भी बहुत ज़्यादा फैलता था, चिकनगुनिया भी फैलता था, और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आईं, जबकि समाज जो है चपेट में आ जाता था और हमें लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अब की बार जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा वो डर का माहौल था। अगर हम किसी पेशेंट के परिवारजन से मिलते थे, जो उनके चेहरे पर डर था, वो देख के कई बार हम भावुक हो जाते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे करनाल नहीं, आसपास की स्टेट्स के, आसपास के शहरों के, खासकर जी। दिल्ली के पेशेंट्स, जैसे करनाल में अब की बार हमारे पास जी। बहुत आए, सबके पास आए यहाँ पर। उनकी फैमिलीज़ पे जो हमने डर देखा कि कुछ पेशेंट्स अपने इतनी मारामारी थी, बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो गई थी, अपने पेशेंट्स को दिल्ली से लेके चलते हैं। संपन्न परिवार के जो लोग थे, जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पूरा का पूरा परिवार एक पेशेंट को दिल्ली से लेके चल रहा है। सोनीपत उसको बेड नहीं मिला, मना कर दिया गया, पानीपत बेड नहीं मिला। सोचिए, मतलब एक लाइफ की वैल्यू, कितनी बड़ी बात है ये जो सुन के जो कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे पहुंचे इमरजेंसी में कि जी हम हर शहर में पता करते आ रहे हैं और हमें कहीं भी अटेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, बेड ही नहीं है। और उन लोगों को चेहरे पर देख के जो डर था कि भाई उनका जो यंग यंग पेशेंट्स थे हमारे पास दिल्ली के, चलो शहर वालों को हम अटेंड कर रहे थे, मतलब जो बाहर से लोग थे जो कि भटक रहे थे बेसिकली बेड्स के लिए, और उनको हॉस्पिटल में एंट्री भी नहीं मिल पा रही थी, बेड तो बहुत दूर की बात है। जो उनके परिवारजनों से मिलके मैं कई बार भावुक हुआ, उनको देख के जी वो कैसे रो रहे होते थे। एम्बुलेंस में पेशेंट परेशान रहे कई बार बहुत ज़्यादा। तो वो क्षण थे ऐसे जहाँ हम कहीं भावुक हुए। लेकिन हम जो हमारी तरफ से हम सेवा कर सकते थे, जो उनकी मदद कर सकते थे, बहुत सारे पेशेंट्स थे ऐसे दिल्ली के जो कि इसके लिए कृतज्ञ हैं कि हाँ, समय रहते उनको अटेंड कर लिया गया, तो कई सारे मरीज़ों की जान बची हैं इस वजह से। तो बड़ी खुशी होती है इस बात को लेके कि जब इस तरह का पेशेंट बच जाता है, बहुत दूर से आते हैं जिनको बेड नहीं मिलते, और अगर बेड मिल जाए, ट्रीटमेंट उपचार मिल जाए समय रहते, और अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो आपसे मैं आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ। सवाल अटपटा सा है। डॉक्टर साहब, इस दौरान काफ़ी लोगों ने, काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोगों ने, बीच में सरकारी तंत्र भी शामिल था, उन्होंने बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मोटा माल कमाया, इस तरह की बातें बड़ी सामने आई। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो था बहुत महंगा बिका, और भी जीवन रक्षक दवाइयाँ थी, बड़ी ब्लैक में बिकी। इन लोगों को शर्म क्यों नहीं आई डॉक्टर साहब? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम्स मेडिसिन्स को लेके ज़्यादा हुई। जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो, हॉस्पिटल से प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही बेड्स की। जी। लेकिन उस चीज़ को बढ़ाया नहीं जा सकता, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ जितने थे उतने थे, और कहीं न कहीं हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि हमें इतनी बड़ी महामारी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ों की एक्चुअल में शॉर्टेज रही होगी, लेकिन कुछ चीज़ों की शॉर्टेज नहीं भी रही होगी, लेकिन उस चीज़ को, सिचुएशन को यूज़ किया गया उस चीज़ को लेके। वो बहुत सारी मेडिसिन्स थी, रेमडेसिविर उनमें से एक थी। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम दिल्ली में इस वजह से निकल के आई। जी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लेके ऐसी जी, प्रॉब्लम जी। निकल के आई कि उसकी जो है ब्लैक मार्केटिंग हुई, उसको होर्डिंग करी गई गलत तरीके से कि भाई उसको एक्स्ट्रा उस पर। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। और मैं उम्मीद करूँगा और आशा करूँगा कि अब की बार जो ये चीज़ हुई है हमारे समाज में, और मुझे लगता है इसके लिए सब ज़िम्मेदार हैं। मैं किसके लिए क्या बोलूँ, हर कोई इसके लिए ज़िम्मेदार है। और क्योंकि ये लोग हैं तो हमारे समाज के अंदर हैं,
और कि दोबारा कभी ऐसी ज़रूरत पड़े, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को, उन लोगों को भी जिन्होंने ऐसा किया, वो सामने निकल के आएँ और पहल करें मदद करने के लिए, बजाय कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। डॉक्टर साहब, अंत में आप जो दर्शक हैं हमारे, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तीसरी लहर का प्रकोप बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है, आएगी, नहीं आएगी, कैसे आएगी, किधर जाएगी, किस पे आएगी? क्या कहना चाहोगे? सिर्फ 2 बातें कि तीसरी लहर को लेके अभी डर का माहौल है। मैं फिर इस बात के लिए कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वैक्सीनेशन कर पाते हैं तो तीसरी लहर से बचा जा सकता है। तीसरी लहर से बचने के 2 ही रास्ते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सबसे अपील करता हूँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके अपने आप को, पूरे परिवार को वैक्सीनेशन लगवाएँ। ज़रूर लगवाएँ। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके परिवार के लिए है, आपके समाज के लिए है। और दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, जी। जिसके तहत हमें मास्क लगाना, एक दूरी मेंटेन करके रखना और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अगर ज़रूरत ना हो तो ना जाना, ठीक है जी? अगर हम इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 ही मैसेज अपने करनाल वासियों को, अपने देशवासियों को देना चाहूँगा। अगर ऐसा रहेगा तो हम तीसरी लहर से भी बचेंगे और अपने आप को और अपने परिवार को इस महामारी से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की है चाय की चुस्की के अंदर, और बात उसकी के अंदर, उसकी उसकी पूछ लेते हैं एक बार। ये उसकी, डॉक्टर साहब, ये तंत्र बड़ा फेल रहा है सरकार का। देखिए, मैं इस चीज़ पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सरकार तंत्र फेल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वायरस ओवर पावर कर गया इस चीज़ को, जी। और ये किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया था। ये पहले से हम सोच नहीं पाए थे कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी लहर से हमें तीसरी बार सोचने की ज़रूरत है। मैं कहते हैं कि हम पिछली बातों को भूलना ही पड़ेगा, हमें आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें इस चीज़ से ये सीखना ज़रूर है कि हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी। और मैं आशा करता हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, जिस हिसाब से अब की बार तैयारियाँ चल रही हैं, भगवान करे कि तीसरी लहर आए ना, अगर आए भी तो हम उस चीज़ के लिए इस प्रकार से तैयार रहें कि उसमें कम से कम जानों को नुकसान पहुँचे। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि तीसरी लहर आएगी, नहीं आएगी, और कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, अभी कुछ भी नहीं मालूम। बिल्कुल भी एक क्षण भी डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल मात्र लड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल भीड़ में मत जाएं, और जो लोग जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आग्रह, प्यार से कहें, दोस्तों भीड़ से बचें। और आप अब तक टाइम्स का जो ये चाय की चुस्की बात करेंगी उसकी, इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक लोग देखें, हमारे चैनल्स को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और इस खबर को शेयर करें। एक बार फिर मैं उन लोगों को आमंत्रित करता हूं अपने चैनल्स पे, वो आएं या हमें बुलाएं चाय की चुस्की में। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।